तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआई। तो आज हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिज्म की जो डिस्कवरी हुई थी वो की थी हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने एट 1819 यानी कि 1819 में इसकी डिस्कवरी की हुई थी। डिस्कवरी कैसे हुई थी? बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इसके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट था। उसमें इसने क्या किया कि एक एक्सीडेंटली ही हुआ था, कहते हैं कि एक्सीडेंटली हुआ था, बट कोई भी रिसर्च होती है वो एक्सीडेंटली नहीं होती। तो उसके पास एक कंपास लेके गया। तो कंपास ने क्या किया कि जैसे ही कंपास इलेक्ट्रिक सर्किट के पास गया तो उसने डिफ्लेक्शन देना शुरू किया। डिफ्लेक्शन से क्या रिप्रेजेंट हो रहा था कि उस जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अराउंड कुछ ऐसी फील्ड है, ठीक है, जो कि जो सेम फील्ड हमें मैग्नेट के अराउंड मिलती है, क्योंकि जो कंपास की सुई होती है उसमें मैग्नेट होती है। अब मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। जैसे ही नॉर्थ एंड साउथ के पोल तभी डिफ्लेक्शन करते हैं जब उन्हें कुछ नॉर्थ एंड साउथ दूसरी साइड से कोई फोर्स मिल रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसी मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, अगर इस नॉर्थ वाले पोल के पास मैं नॉर्थ वाला पोल लेके आता हूं तब वो डिफ्लेक्ट करेगा, उसको रिपेल करेगा, राइट। अगर इसके पास साउथ वाला लेके आता हूं तब भी वो डिफ्लेक्ट करेगा और उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये केस हुआ था उस सर्किट में, ठीक है जी। तो वहां से इसने डिस्कवर किया कि कोई मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीज एक सर्किट के अराउंड होती है। अब इसमें ये एक बड़ा क्वेश्चन था कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनती किस बेसिस पे है, कारण क्या है इसके। तो कुछ रिसर्चेज ये बताती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बनती है जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है। When charge flow, then magnetic field and electric field will be perpendicular to each other. जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है कहते तब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री पे चलती है, ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि आज भी कुछ चर्चाएं हो रही हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज ये फ्लो करने से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, ठीक है। तो ये हम थ्योरीज कुछ चलती रहती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1819 के बाद आंद्रे एम्पियर नाम का साइंटिस्ट, जिसने करंट की यूनिट दी, पढ़ते हैं ना, आई जो होता है करंट होता है उसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है एम्पियर। तो वही एम्पियर है ये जिसने वो यूनिट बनाई थी। तो इसने भी एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ कि ये जो मेरे पास करंट होता है उसके अराउंड कोई ना कोई फील्ड जो होती है वो जनरेट होती है और उसे मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया गया। अब ये होता कब है? ये तब होता है जब कोई भी सर्किट डीसी या एसी सर्किट से जुड़ा हो। दोनों के केस में ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद अब ये तो होगी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कैसे इसने जान लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती क्या है एक्चुअल में? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है। अब इस मैग्नेट के अराउंड जो एरिया होएगा उस एरिया में एक फोर्स फील होएगा किसी भी मेटल को या फिर जो भी सब्सटेंस मेटेलिक प्रॉपर्टीज रखता है उसको, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जहां तो इसकी तरफ भागेगा अट्रैक्ट होएगा या इससे दूर भागेगा, दो ही केस पॉसिबल है। तो उस फोर्स या उस फील्ड को जो इसके एरिया में मान लो इतने इतने एरिया में फील की जाती है, उसी फोर्स या फील्ड को नाम दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो डिस्कवरीज हुई और एक्सपेरिमेंट किया गया। बेसिकली बेसिक्स एक्सपेरिमेंट है कि तुम आयरन का ब्रूदा लो, ठीक है, उसको मैग्नेट के ऊपर डाल दो तो तुम्हें ये नॉर्मली लाइंस ऐसी ऐसी दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो लाइंस होती हैं ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। बेसिकली ये पॉसिबिलिटी होती है और इन लाइंस को ही कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। The region around the magnet where the influence can be felt is called magnetic field। यानी कि जो मैग्नेट का रीजन होता है जहां पे वो इन्फ्लुएंस करती है मेटेलिक प्रॉपर्टीज वाली सब्सटेंसों को, वही होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो होती हैं इसका जो फोर्स फैला हुआ होता है एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है।
उसके बाद हमने मेन, अब हमारे पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो मेन हमारे पास कंडक्टर होंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर ही होने हैं, राइट। तो करंट में मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी मैग्नेट है जो वो करंट कैरी कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक करंट कैरिंग वायर ली गई, सर्किट बना रहा हूं मैं। मान लो वायर ही है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है मान लो ऐसे। अब जब ये सर्किट ऑफ था, मान लो ये मेरे पास कंडक्टर लगा हुआ है, जहां पे कोई कंडक्टर है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान लो मेरे पास ये सर्किट है, राइट। अब इस सर्किट, जब ये सर्किट ऑफ था, मतलब ये करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा था, तब मेरे पास जो कंपास मैं इसके पास लेके आया, कंपास में इसके पास ले गया तो इसने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दी, ठीक है। बट जैसे ही मैंने इसमें करंट फ्लो किया तो जो मेरे पास ये कंपास है इसने डिफ्लेक्शन दी, और ये किस साइड को डिफ्लेक्ट हुआ, इस साइड। मतलब कि उसने जो सुई है वो उसकी घूमी, ठीक है, कहां से, नॉर्थ से वो ईस्ट में गया, ठीक है। मान लो ये एन है और ये एस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे घूमा, तो क्लॉकवाइज घूमा, जैसे ही मेरे सर्किट में करंट फ्लो हुआ। उसके बाद क्या किया गया कि इसको हटा के बैटरी को, और अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी अटैच की गई सेकंड एक्सपेरिमेंट में कंफर्मेशन के लिए। तो ये जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी गई तो जो कंपास था वो फिर क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट से वापस नॉर्थ की तरफ घूमने लगा, या कहे तो नॉर्थ से वो वापस, मान लो नॉर्थ से वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन उसने दी, ठीक है। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि जो कंडक्टर मेरा है उसके अराउंड जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, उसी तरीके से मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। पहले तो मेरा जो कंपास था वो डिफ्लेक्शन ईस्ट की साइड दे रहा था, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, फिर वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डिफ्लेक्शन देने शुरू कर दिए इसने, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर अब ये तो हमने नॉर्मल कंडक्टर लगाया है, मान लो अगर हमने सीट टाइप कंडक्टर लगा दिया कोई भी, अब इसकी जगह मैंने क्या किया कि वे वायर ही रखी मैंने, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने मान लो कोई शीट टाइप लगा दी कंडक्टर इस टाइप से, ठीक है, ये कोई शीट है, इस टाइप से मैंने कंडक्टर लगा दिया, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट की गई स्ट्रेट कंडक्टर में, वो मेरे पास कंडक्ट हुई इसके अराउंड ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसी से जन्म लिया था एक रूल ने, और उस रूल का नाम था राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट से एक रूल निकला था और उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब ये रूल क्या कहता है वो देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली मेरे पास जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, अब ये मान लो मेरे पास क्या है, मेरा हाथ है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास राइट हैंड थंब रूल हमें कहता है कि जो तुम्हारा ये अंगूठा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो तुम्हारा करंट फ्लो करेगा। अगर ये करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो उंगलियों के ऐसे होगी, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से होनी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर है। अगर करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। ये जो उंगलियां हैं ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऐसे, यानी कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी है, ठीक है। अगर मेरे डायरेक्शन चेंज कर दी करंट की, मतलब अंगूठा मेरा नीचे चला गया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी, उसी तरह मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कुछ होगी,
ठीक है, क्लियर है। इससे इंडिकेट करता है कि जैसे मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं, अकॉर्डिंग टू मी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल में जो अंगूठा होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो उंगलियां हैं वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक लूप में। अगर मैं बात करूं, अब हमने स्ट्रेट लाइन में देख लिया, कंडक्टर में देख लिया, नॉर्मल में, शीट टाइप में देख लिया, राइट। अब लूप की बात करते हैं। लूप में अगर मैं देखूं, मान लो मेरे पास ऐसा कोई सर्किट है, उसमें मेरे पास करंट चल रहा है आई, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लूप है, इसमें मेरा करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें जो मेरे पास डायरेक्शन होनी है वो कैसे होनी है, अब देखो, सेम थंब रूल लगाने वाले हैं हम इस पे। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब इसी पे मैं अंगूठा, मान लो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा अंगूठा इसको, और ये उंगलियां कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। तो ऐसे, ठीक है, ये मान लो अंगूठा है ऐसे, तो होनी ऐसे है डायरेक्शन। तो कैसे होगी फिर इसके अकॉर्डिंगली, अराउंड होगी इसके इस टाइप से, क्लियर है, लूप के अराउंड। अगर लूप है तो इसमें मान लो मैं नीचे से कंसीडर करता हूं तो ऐसे होगी डायरेक्शन, होगी जो मैग्नेटिक फील्ड की, वो लूप में इस टाइप से होनी है। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, कि जो डायरेक्शन है मेरी वो करंट के फिर क्या है, अपोजिट ही होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो जिस साइड से लाइनें निकलती है उस साइड नॉर्थ होता है, तो इस साइड नॉर्थ और दूसरी साइड साउथ ऑटोमेटिकली मेरे पास सब बन जाएगा एक लूप के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या होती है, सोलेनॉइड हो जो होती है वो होती है कि एक तुम लूप लो, उस लूप को बहुत सारे सर्किट में लगा, सिंपली। ठीक है, तो मान लो मैंने लूप लिए, कई सारे लूप को एक साथ जोड़ दिए, मतलब एक वायर के कई सारे लूप बना लिए मैंने, उससे जो मेरे पास ऐसे कुछ, ठीक है, ये एक सोलेनॉइड मेरे पास तैयार हो। एक सेकंड, तो सोलेनॉइड जैसे मैंने तैयार कर ली, ठीक है। अब इसमें मेरे पास करंट जो है वो फ्लो करेगा इस साइड से इस साइड, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लियर है। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऊपर साइड, राइट, राइट हैंड ये है ना, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फिर। ठीक है, मतलब क्या है कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और उस साइड एंटर होंगी ऐसे, क्लियर है। तो जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उस साइड को हम कहेंगे, सॉरी, इस साइड एंटर होंगी ना, ऐसे है, ये हो गया मेरा राइट हैंड, लेफ्ट, ऐसे, सॉरी, इस साइड से लाइंस निकलेंगी और इस साइड पे लाइंस एंटर करेंगी। ठीक है, तो जिस साइड से लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की निकलेंगी उस साइड को हम एन नाम देंगे, दूसरी को एस। जिस साइड से लाइंस निकल रही है वो नॉर्थ हो गया और दूसरा साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। अगर करंट मेरा फ्लो कर रहा है तो इनको एन एंड एस रूल भी कह देते हैं। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लियर है। एक सेकेंड, अगर हाँ, अगर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो जो लाइंस होंगी वो मेरे पास होंगी एस पोल को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एस पोल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर क्लॉकवाइज है तो वो एन पोल को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, तो ये एन पोल को रिप्रेजेंट करेगा अगर क्लॉकवाइज है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पहले एस पोल को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला पोल जो है वो एस पोल होएगा। अगर क्लॉकवाइज होता तो ये वाला पोल जो होगा फिर वो मेरा एन पोल होएगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे बेसिकली, हाँ एक इसमें और है टॉपिक, अब वो है फ्लेमिंग रूल। फ्लेमिंग रूल का एक्सपेरिमेंट किया गया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट तुम्हारे है नहीं, लेफ्ट ही है। अब इसमें क्या है कि एक कंडक्टर लिया गया, उसको बांध कर मैग्नेट के अंदर रखा गया, और जैसे ही उसमें करंट फ्लो किया तो वो क्या है, मैग्नेट से बाहर आ गया, रिपल्शन की वजह से उसने अपनी डायरेक्शन या पोजीशन चेंज कर ली। ठीक है, उससे फिर ये एक रूल बना था, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डिटेल में वो एक्सपेरिमेंट में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इतना अपने पास टाइम अभी है नहीं। ठीक है, तो फ्लेमिंग का रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग का रूल कुछ इस टाइप के से था मेरे पास, लेफ्ट हैंड रूल ऐसे कुछ। ठीक है, जो अंगूठा है मेरा वो रिप्रेजेंट करता है मोशन को या फिर फोर्स को। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अंगूठा रिप्रेजेंट करता है फोर्स को जो भी मैग्नेट या फिर कंडक्टर के बीच में लग रहा है, और ये रिप्रेजेंट करती है मेरे पास फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाली उंगली, और ये वाली उंगली रिप्रेजेंट करती है मेरे पास जो डायरेक्शन है करंट की। तो तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब तीनों अलग अलग प्लेन में होंगे। ये फ्लेमिंग का रूल कहता है। ठीक है, फ्लेमिंग कहता है कि जो फोर्स है मोशन, फोर्स या मोशन है जो कोई उसने करंट फ्लो होने के बाद जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जो मूवमेंट वो दे रहा है कंडक्टर, उसकी जो मोशन है वो, और जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो, एंड जो मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, वो तीनों के तीनों अलग अलग प्लेन में होंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों अलग प्लेन में है, ये किसी और प्लेन में पड़ा है, ये सामने वाले प्लेन में आ गया, ये साइड वाले प्लेन में आ गया। राइट, तो ये फ्लेमिंग का रूल है हमारे पास, ये है फोर्स और या फिर मोशन, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और ये तुम्हारा करंट आ गया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो इस चैप्टर में वैसे तो बहुत कुछ है, बट जो तुम्हारे सिलेबस में था वो इतना ही था। ठीक है, इससे तुम्हारा ये मेरे अकॉर्डिंगली चैप्टर खत्म है। अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो शायद ही मेरे ख्याल से कुछ बचा है, क्योंकि एक टॉपिक बचा है, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो है डोमेस्टिक सर्किट। हाँ, वो एक रहता है, डोमेस्टिक सर्किट है बेसिकली सिलेबस से ज्यादातर चीजें इसमें से हटा दी गई हैं, इलेक्ट्रो इंडक्शन भी हटा दिया, उसके बाद इसमें मोटर एंड जनरेटर था वो भी हटा दिया। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट है। डोमेस्टिक सर्किट में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो घरों में फिटिंग की गई होती है वो ऐसा सर्किट होता है हमारे पास। ठीक है, अब इस सर्किट में मैं यहीं से समझा देता हूं कि ज्यादा बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं, क्योंकि इतना कुछ खास इसमें है भी नहीं। अब इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो नेचुरल वायर एंड रेड वायर, जो कि हमारे पास एक तो करंट की वायर होती है जिसको कहते हैं रेड वायर, और जो न्यूट्रल वायर होती है उनमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट। कितना? 220 वोल्ट। ठीक है, जो घरों में करंट आता है वो कहते हैं कि कितनी वोल्ट आती है, वो 220 वोल्ट आती है। कैसे मेजर की जाती है? जो न्यूट्रल वायर होती है और जो लाइफ वायर होती है उनमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो है हमारा 220 वोल्ट का। ठीक है, अब उसके बाद जो मेरे पास है अर्थ वायर, ये जो ग्रीन वाली है अर्थ वायर। अब इसकी क्या बेनिफिट्स होते हैं? जो अर्थ वायर है मेरे पास, अर्थ वायर ज्यादातर जो शॉर्ट सर्किट हो या फिर करंट की अमाउंट अगर ज्यादा आ गई तो उससे प्रोटेक्ट करती है। अब इसके स्पेसिफिक प्लग्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्लग्स है, इसमें अर्थ वायर का प्लग नहीं है, एक है लाइव वायर, सॉरी एक इसमें लाइव वायर है तो दूसरी है न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब इसमें जो दिए हुए हैं इस प्लग में, जो ऊपर वाला पोर्शन में ये दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ वायर। ठीक है, कि कोई भी ज्यादातर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए तो जो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आया है वो अर्थ होके नीचे चला जाए। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटेक्शन के लिए अब मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज। ठीक है, फ्यूज जो होते हैं बेसिकली, फ्यूज का क्या काम होता है कि मान लो तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई गड़बड़ है, ठीक है, या फिर जो अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है वो सफिशिएंट नहीं है, वो ज्यादा है या वो कम है। इस केस में क्या होता है कि फ्यूज में एक पतली तार होती है वो टूट के सर्किट को क्लोज कर देती है, सॉरी सर्किट को ओपन कर देती है ताकि करंट फ्लो ना करे और इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो सेफ है।
ठीक है। तो इस वजह से फ्यूज है जो वो पतली तार के लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर में हमारे पास रीडिंग्स होती है कि हमने कितना करंट या कितनी वोल्ट हमने यूज की है इलेक्ट्रिक मीटर में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्लग। अब ये ज्यादातर होते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस वगैरह में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक बड़ा बोर्ड लगता है, उसमें अलग अलग रूम्स की स्विचेस लगे होते हैं, ठीक है। उस किसी भी पर्टिकुलर रूम की अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो उस पूरे के पूरे रूम में करंट या फिर जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम उस रूम से चला सकते हैं और किसी रूम की इलेक्ट्रिसिटी या फिर सर्किट ऑन किए बगैर, ठीक है। तो ये ज्यादातर स्कूल्स वगैरह में आराम से देखने को ये मिल जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ खास है नहीं, थोड़ा वो पढ़ने लायक है वो पढ़ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप इसमें इतने नहीं है। और इसके जो मेजरली टॉपिक थे वो इस चैप्टर के कट ही है, जैसे कि मोटर हो गया, इंडक्शन हो गया एंड जनरेटर हो गया, ठीक है। और फ्राडे के एक्सपेरिमेंट भी थे इसमें कुछ, वो भी अच्छे टॉपिक थे, वो भी कट है सारे के सारे, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, तो आई होप आपके समझ आया होगा। और इसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और मेरे अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेटली अपना फिजिक्स यहाँ पे खत्म है, तो बायो का अपने पास टाइम है क्योंकि कल तुम्हारा पेपर है। तो पहले तो मैं पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ सभी को। साइंस का पेपर अच्छे से हो आपका, जो आपने पढ़ा है ज्यादातर उसी में से आए, ठीक है। और मेरे हाँ, और उसके जो सोल्यूशन है पेपर का हम कोशिश करेंगे कि डाल दें कल ही, नहीं तो एक आधे दिन में वो सोल्यूशन भी हम करेंगे प्रॉपर। तो ज्यादातर डिफरेंस होता नहीं क्योंकि सेट्स होते हैं अलग अलग बने हुए, तो वो नॉर्मली सेम से ही होते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत हेर फेर की गई होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है इसकी, क्योंकि इंटरनेट की वजह से सारा सिस्टम अपना उथल पुथल हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाए और आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो पढ़ते रहें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।